हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं 9 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज। इसके एक्सरसाइज नंबर 1.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर बेस्ड है, तो मैं सबसे पहले आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसमें करीब करीब 8 लॉज होते हैं। लॉज ऑफ exponents. First, x raised to the power m into x raised to the power n equals to x raised to the power m plus n. मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ। x raised to m into x raised to n equals to x raised to the power m plus n। इसका मतलब ये है कि अगर बेसिस सेम हो, उन पे कुछ भी एक्सपोनेंट्स लगे हुए हैं, कोई सा भी पावर लगा हुआ है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो रिजल्ट में हम क्या लिख सकते हैं, बेस को हम एक ही बार लिखेंगे और ये दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। और अगर इनके बीच में डिवीजन हो रहा है तो फिर इस केस में पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। फिर अगर एक ही बेस पे दो पावर्स लगे हुए हैं, डबल पावर्स सेम बेस पे लगे हुए हैं, जैसे x रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n, तो यहाँ पे ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x रेज़ टू द पावर m इंटू n। फिर फोर्थ लॉ है x इंटू वाई होल रेज़ टू द पावर m। देखिए यहाँ पे फर्स्ट और ये फोर्थ, इन दोनों लॉज में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट लॉ में बेसिस 2 टाइम्स लिखे हुए थे और उनपे पावर्स डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पर बेसिस डिफरेंट है, 2 डिफरेंट बेसिस है और इन पे पावर सेम लगा हुआ है। तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ये जो पावर m है ये दोनों बेसिस पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर m इंटू y रेज़ टू द पावर m। और इसी तरह का डिवीजन में भी लॉ होता है, x अपॉन y होल रेज़ टू द पावर m इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर m अपॉन y रेज़ टू द पावर m। तो ये जो m पावर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो गया। इसके बाद एक सिक्स्थ लॉ है, किसी भी बेस पे अगर पावर 0 होता है तो आंसर आता है 1। और इसके बाद सेवेंथ एक लॉ है, अगर किसी बेस पे नेगेटिव पावर है, अगर किसी बेस पे पावर नेगेटिव है और हमको इस पावर का साइन चेंज करना, मतलब पावर को हमको पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। x था यहाँ पर बेस, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया 1 अपॉन x, तो इससे क्या होता है, ये पावर का साइन चेंज हो जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज करने के लिए ही ये करते हैं हम, मतलब बेस का आप जब भी रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर का साइन चेंज हो ही जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इस तरह से होता है ये। और लास्ट एक लॉ है जो ज्यादातर वैल्यूज, अननोन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए यूज होता है। If x raised to the power m equals to x raised to the power n, then m equals to n। अगर किसी तरह से कोई ऐसा इक्वेशन बन गया है जिसमें दोनों साइड पे बेसेस सेम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी बेस x है, यहाँ भी बेस x है, लेकिन दोनों के पावर्स डिफरेंट दिख रहे हैं, m और यहाँ पर n, तो इस केस में क्या होता है, पावर्स का भी इक्वल होना जरूरी होगा। तो ये ज्यादातर अननोन पावर्स को फाइंड करने के लिए ये लॉ यूज होता है। तो इस तरह से ये 8 लॉज मैंने लिख कर दिए हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज 1.6 अभी हम करने वाले हैं, इसमें बेटा ज्यादातर थर्ड लॉ यूज होता है। तो इसके क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फर्स्ट 64 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2। तो इसके क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले ये जो भी बेस है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 32 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर से 2 से डिवाइड कर दिया 4, 2 to the 4 and 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमको 2 दिखाई दे रहा है, कितने टाइम्स 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ कितने टाइम्स 2 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 टाइम्स 2 आ रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये वैल्यू लिखी हुई थी 64 4 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2। 64 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू द पावर 6, क्योंकि 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 टाइम्स 2 आया, तो इसको मैंने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 6 होल रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैंने बोला था अभी कि थर्ड लॉ ज्यादातर यूज हुआ है एक्सरसाइज में। तो 6 के पावर में आकर 2 के पावर में आकर 6 आया है और फिर होल रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 2 भी है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 इंटू 1 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर आ रहा है 2 क्यूब। और 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 2 क्यूब मीन्स 2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है।
2 2 4, 4 2 8, फाइनल आंसर हो जाएगा 8। अब इसको एक और तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया ही जाए। ये जो 64 लिखा हुआ है ये एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये होता क्या है यहाँ पर देखिए आप 64 ये सिंपली ये है स्क्वायर रूट ऑफ 64। ये लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में और ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 को आप जानते हैं, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम सेकंड कर रहे हैं 32⁻1/5। तो अगर हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये रहा 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 64 का तो कर ही गया था तो उसी में 32 भी मिल गया था हमको। 32 के प्राइम फैक्टर्स में हमको कितने टाइम्स 2 दिखाई दे रहे हैं, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। और इस सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, 32 पे पावर है 1/2, सॉरी 1/5, 32⁻1/5। 32 की जगह पे हमको लिखना होगा 2⁵5 होल ⁻1/5। ये मतलब अपना रफ कैलकुलेशन हो जाएगा, इसको शो करना जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर एक ही बेस पे डबल पावर्स है तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग द थर्ड लॉ, और यहाँ पे ये 5 कैंसिल हो गए, 2⁻1। तो आंसर 2⁻1 का मतलब 2 हो जाएगा। और फिर ये 125⁻1/3 है। तो अब तो मैं इस क्वेश्चन को ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 5 5 यहाँ पर 3 टाइम्स आने वाला है। तो 125⁻1/3 को जब सॉल्व करेंगे हम तो इस तरह से मिलेगा 5³ होल ⁻1/3, क्योंकि 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 टाइम्स 5 आता है। और फिर वही बात होगी कि ये डबल डबल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको 5⁻1 दैट इज 5। इसके बाद सेकंड के ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से भी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सारे अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगी, जैसे फर्स्ट 2 वगैरह आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं लास्ट 2 करके दिखा रही हूँ, थर्ड एंड फोर्थ। 16⁻3/4। 16 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 मिलने वाला है, 2⁻4। दिस इज 16 होल ⁻3/4, 2 लॉग, फिर से थर्ड वाला की यूज हो रहा है, 4 × 3/4, 4 4 कैंसिल हो गए, 2³ 2³ की क्या वैल्यू आएगी, 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8। अब जैसे यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और ज्यादातर सारे क्वेश्चंस सिर्फ इस लॉ से हो रहे हैं, है ना। ये मतलब थर्ड लॉ नहीं है, मैंने तो ऐसे रैंडमली लिख दिया है, ये मतलब यहाँ पे थर्ड रैंक पे आ गया। ये वाला लॉ सारे क्वेश्चंस में, ज्यादातर क्वेश्चंस में इस लॉ को हमने यूज किया है, तो फिर मैंने इतने सारे लॉस क्यों लिखवा दिए। एक्चुअली बेटा ये तो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस काफी इजी दे दिए गए हैं, तो ये इस लॉ से हो रहे हैं। शायद एक आध और कोई सा लॉ यूज हो सकता है, ये इसमें मुझे दिख रहा है कि ये फर्स्ट लॉ यूज होगा। लेकिन जब अपन कोई रिफ्रेशर बुक से करेंगे RS अग्रवाल RD शर्मा से, तो इनमें से काफी सारे लॉज वहां पर यूज होंगे। और इसी तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, 125⁻1/3। 125 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया ही था, तो 125 में हमको 3 टाइम्स 5 दिखाई देता है। यहाँ क्या जाएगा 5³ होल ⁻1/3। अब ये 3 और -1/3 दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 कैंसिल हो गए, 5⁻1 आ गया। और यहाँ पर यूज होगा 7th लॉ, x⁻m इक्वल्स टू 1/x होल m। तो इसमें होता क्या है, अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को हटाना चाहते हैं, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे पावर नेगेटिव हो, हमको चाहिए पॉजिटिव पावर, तो क्या करना होगा, बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/5। और पावर में +1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो ये 1/5 इसका आंसर आ गया। और अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये लगभग सारे अलग अलग हैं, तो मैं सारे क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ थर्ड के। क्वेश्चन 3 फर्स्ट सॉल्यूशन, 2⁻2/3 × 2⁻1/5। तो फर्स्ट लॉ यूज होगा,
सेम बेसिस है, पावर्स डिफरेंट है और बीच में डॉट लगा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में डॉट का मतलब डेसिमल नहीं होगा बेटा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये डेसिमल है क्या, लेकिन ये डेसिमल नहीं बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है, सेम बेसिस है, पावर्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इस केस में क्या करते हैं, हम इन पावर्स को ऐड कर देते हैं। बेस को लिखना है आपको एक ही बार और ये पावर्स ऐड होंगे। अब ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, पावर जो है रैशनल फॉर्म में, तो रैशनल नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 15 एलसीएम आ गया। फिर फर्स्ट टर्म में जब 15 मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 में 15 मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15 एंड 5 2 10, ये आ गया फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म में 1/5, यहाँ पे जब 15 मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5 5 3 15, तो ये आ गया 3 2 raised to the power 13/15। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकेंड 9 ये सेकेंड करना है आपको 1/3 होल रेज़ टू द पावर 7। तो ये तो फिर से वही सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये इस लॉ पर बेस्ड है। तो 3 पे पावर यहाँ पर 3 भी है, मतलब ये बेस 3 है, इस पे पावर एक 3 है और होल रेज़ टू द पावर 7 है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, अगर होल रेज़ टू द पावर 7 है मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट बना दिया है और उस पे पावर 7 लगा दिया, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो पावर है ये दोनों के लिए है, न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो 1 पे भी पावर 7 आएगा और 3 क्यूब पे भी पावर 7 आएगा। अगर 1 पे पावर 7 आएगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी, 1 पे पावर 7 है और डिनोमिनेटर 3 क्यूब, इस पे भी पावर 7 लगा दिया, तो न्यूमरेटर तो 1 ही आएगा और डिनोमिनेटर जाएगा 3 × 7। डिनोमिनेटर में 3 के पावर में आ जाएगा 3 × 7 मतलब 21। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि 1 पे कैसा भी पावर हो, यहाँ पर तो एक पॉजिटिव इंटीजर लगा हुआ है 7 लिखा हुआ है, अगर पावर 1 पे कोई नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है या कोई रैशनल पावर है तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। 1 पे आप कैसा भी एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। 1 पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 raised to the power x equals to 1, और x किस तरह का नंबर है, x is any real number। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन में कौन सा लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर डिवीजन, अपॉन का साइन है मतलब डिवीजन हो रहा है, तो ये डिवीजन वाला लॉ अप्लाई होगा। 11 raised to the power 1/2, 11 raised to the power 1/4, बीच में अपॉन का साइन है मतलब डिवीजन होने वाला है, तो ये लॉ अप्लाई होगा। इसमें फिर से वही हम बेस को एक ही बार लिखेंगे और ये पावर्स आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। 11 raised to the power 1/2 - 1/4, तो एलसीएम ऑफ 2 और 4 फाइंड करेंगे, ये एलसीएम हो जाएगा 4। 1/2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 2 × 4, यहाँ पे आ गया 2 और सेकेंड टर्म 1/4 है, इसमें भी एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 कैंसिल होकर आ जाएगा 1। तो 11 के पावर में क्या आ रहा है, 11 raised to the power 1/4। तो ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इससे ज्यादा तो ये सिंप्लीफाई हो भी नहीं पाएगा क्योंकि 11 प्राइम नंबर है खुद ही। और ये फोर्थ क्वेश्चन में लॉ अप्लाई होता हुआ दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर राइट टू लेफ्ट ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। दो डिफरेंट बेसिस पे सेम पावर्स लगे हुए हैं, x raised to the power m into y raised to the power m। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बेसिस मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन पे जो पावर है उसको कॉमनली अप्लाई कर देते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा 7 × 8, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, 7 × 8 होल रेज़ टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 7 8 56 रेज़ टू द पावर 1/2। और थोड़ा चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये 8 है ना, तो 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका एक और मेथड देख लीजिए। अगर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 7 × 2 × 2 × 2 होल रेज़ टू द पावर 1/2। अगर पावर में 1/2 होता है तो जो बेस है यहां से जिस जिसकी पेयरिंग होती है उसको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और 7 2 14 अंदर रहेगा, सिर्फ 2 × 14 raised to the power 1/2। ये भी एक आंसर इसका हो सकता है, ये भी करेक्ट आंसर है और ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में इतनी मतलब छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है बेस्ड ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लेकिन इसमें मतलब रिफ्रेशर्स में इस टॉपिक पर बेस्ड काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल है। तो अगर उन बुक से आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।